नमस्कार। आनंद सूत्रम का 5वां अध्याय, जो प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रहुत के नाम से जाना जाता है। दर्शन की भाषा में इसे समाज का मनोविज्ञान अथवा सामाजिक आर्थिक तंत्र कहते हैं। इस अध्याय को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। पहला समाज चक्र, दूसरा प्रौत की मूल नीति या अर्थतंत्र, तीसरा प्रौत के मूल सिद्धांत अथवा उपयोगी तत्व या उपयोग तत्व। इसमें कुल 16 सूत्र हैं। तो पहले से 7वें तक समाज चक्र से संबंधित, 8वें से 11वें तक प्रौत की मूल नीति जो अर्थतंत्र कहलाता है उससे संबंधित, और अंतिम सूत्र जो उपयोग तत्व से संबंधित हैं 12 से 16। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रगतिशील उपयोग तत्व इस मानव धारा पर किस तरह से हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को एक सफल और आदर्श व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। इसकी मूल नीति क्या है? तो आइए हम चलते हैं आनंद सूत्रम के संग प्रौत की दुनिया में। तो इसकी शुरुआत होती है, पहला सूत्र कहता है कि वर्ण प्रधानता चक्र तारायाम, चक्र की धारा वर्ण की प्रधानता को लेकर चलती है। इसके एक निश्चित कर्म है, पहले शूद्र, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद विप्र और अंत में वैश्य। ये 4 वर्ण भारतीय शास्त्र में भी वर्णित कर दिए हैं और मानव की सामाजिक आर्थिक जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर ये 4 वर्ण बताए गए हैं। शूद्र का मतलब सेवा भाव, क्षत्रिय बाहुबल, विप्र का मतलब बौद्धिक बल और वैश्य का मतलब होता है विषय के साथ कौशल। तो 2 प्रथम क्षत्रिय और शूद्र शरीर प्रधानता है और विप्र और वैश्य विचार प्रधान माने जाते हैं। तो ये निश्चित कर्म है को लेके घूमता रहता है। जब ये चक्र एक बार घूम लेता है तो पुनः शूद्र युग की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, शूद्र से क्षत्रिय, क्षत्रिय से विप्र, विप्र से वैश्य और वैश्य के बाद में एक शूद्र विप्लव के बाद पुनः शूद्र युग आता है। इस चक्र के केंद्र में एक वेष्टि स्थित होते हैं, एक वेष्टियों का समूह भी स्थित होता है। उसको कहते हैं चक्र केंद्रे सद विप्र चक्र नियंत्रा, जो चक्र के केंद्र में स्थित है, जो शारीरिक दृष्टि जो नीतिवादी आध्यात्मिक साधक के साथ शक्ति संप्रयोग द्वारा पाप शक्ति का दमन करना चाहते हैं, वह सद्विप्र। यानी आध्यात्मिक नैतिकवान के साथ में अन्याय, अनीति, पाप के विरुद्ध संघर्ष करने की, उसको दमन करने की शक्ति रखने वाला सद्विप्र कहलाता है। तो ये सद्विप्र केंद्र में स्थित होता है और चक्र को नियंत्रण करता है। चक्र की 6 अवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। एक है स्वाभाविक परिवर्तन। ये चक्र अपनी धारा से घूमता जाएगा तो शूद्र युग और धीरे धीरे युग परिवर्तन होके क्षत्रिय युग आएगा, फिर विप्र युग आएगा, फिर वैश्य युग आएगा और इस तरह वैश्य युग के बाद शूद्र युग, और इस तरह से ये जो स्वाभाविक गति से चलता है उसे स्वाभाविक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन शक्ति संपादे चक्रगति वर्धनम क्रांति, शक्ति के प्रयोग द्वारा सद्विप्र जब देखता है किसी युग विशेष का व्यक्ति शोषण करने लगे तो गति की वृद्धि करता है, उसे क्रांति कहता है। दूसरी अवस्था क्रांति की है। और तीव्र शक्ति संपादे गति वर्धम विप्लव, तीव्र ज़्यादा शक्ति का संपाद करने से
अति अल्प काल में किसी युग को परिवर्तन करना विप्लव कहलाता है। अगर शक्ति संपाद विप्र धारायाम विपरीत धारायाम विक्रांति, शक्ति संपादे विपरीत धारायाम विक्रांति, चक्र शक्ति के संपादन के द्वारा जब सद्विप्र ये अनुभव करता है कि एक युग के प्रवर्तित युग आने वाले व्यक्ति अभी तक समाज का प्रभुत्व ग्रहण करने के योग्य नहीं है, तो उसके पूर्ववर्ती युग को भार दे देता है, तो ऐसी स्थिति को विक्रांति कहते हैं। और ये विक्रांति बहुत ही अल्प स्थायी होती हैं। उसके बाद पुनः जिस युग की सत्ता थी उसके हाथ में आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्षत्रिय युग में क्षत्रिय ज़्यादा शोषणकारी हो जाए, या फिर विप्र युग में विप्र बहुत ज़्यादा शोषणकारी होंगे, तो परिवर्तन करके वैश्य युग लाना था, उसके स्थान पर क्षत्रिय युग ले आए, तो ये विक्रांति कहलाती हैं और विक्रांति के कारण अस्थायी माना गया है। ठीक इसी प्रकार तीव्र शक्ति संपादे विपरीत धारायाम प्रति विप्लव, अधिक शक्ति संपाद के द्वारा चक्र को विपरीत घुमाने को विक्रांति कहते हैं। और अधिक शक्ति संपाद के द्वारा जब चक्र को विपरीत घुराएंगे तो प्रति विप्लव कहलाएगा। ये प्रति विप्लव उससे भी ज़्यादा क्षण स्थायी है, वह अल्पकाल में ही वापस अपनी गति धारा के अनुसार चलने लगेगा। और अंतिम अवस्था का वर्णन किया गया है जो प्रौत के 7वें सूत्र में दिया गया है, पूर्णावर्तते वर्तनेन परिक्रांति। एक बार चक्र पूरा हो जाता है, शूद्र, शूद्र के बाद क्षत्रिय युग, क्षत्रिय युग के बाद विप्र युग, विप्र युग के बाद वैश्य युग, और वैश्य युग के बाद पुनः शूद्र युग आना, यानी चक्र का एक जो चक्कर है वो पूरा हो गया और दूसरे चक्कर की ओर शुरू हो जाता है दूसरी बार घूमने, तो इसको परिक्रांति कह जाते हैं। तो इस प्रकार समाज चक्र के अंदर कुल 6 अवस्था और 5 घटकों का वर्णन किया गया है। पहला शूद्र घटक, जिनका सुव्यवस्थित कोई समाज नहीं होता है, जिसमें किसी कौशल का विकास नहीं होता है। दूसरा क्षत्रिय युग, जिसमें रक्षात्मक और साहसी प्रवृत्तियों का विकास होता है। तो इस धरा पर पहला राज क्षत्रिय युग का ही आया था, और उस पे ऊपर बौद्धिक संपन्न व्यक्तियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, इसीलिए विप्र राज कहलाया। और उसके ऊपर विषय के साथ कौशल स्थापित करने वाले वैश्यों ने प्रभुत्व बताया। तो इस प्रकार शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य और चक्र के केंद्र में सद्विप्र, ये 5 समाज चक्र के घटक हैं। और समाज चक्र की 6 अवस्था, स्वाभाविक परिवर्तन, क्रांति, विप्लव, विक्रांति, प्रतिविप्लव और परिक्रांति। क्रांति और विप्लव चक्र की गतिधारा की दिशा में चलने वाली, लेकिन दोनों में शक्ति का प्रयोग होता है। एक में अल्प शक्ति का प्रयोग होता है, एक में तीव्र शक्ति का प्रयोग होता है। स्वाभाविक परिवर्तन में शक्ति का प्रयोग नहीं होता। और विक्रांति और प्रतिविप्लव दोनों चक्र की धारा के विपरीत चलने वाली अवस्थाएं हैं। इन दोनों में भी शक्ति का प्रयोग होता है। विक्रांति में कम शक्ति का प्रयोग होता है, जबकि प्रतिविप्लव में बहुत ज़्यादा शक्ति का प्रयोग होता है। और परिक्रांति चक्र का एक घूर्णन पूरा होना, अपनी परिधि पर एक घूर्णन जब चक्र पूरा कर देता है तो एक परिक्रांति कहते हैं, एक महापरिवर्तन कहते हैं। कहते हैं कि वैश्य युग में क्षत्रिय और विप्र प्रवृत्ति के लोग मजबूरी के मारे शूद्र में परिवर्तन होते हैं, तो वह विशुद्ध शूद्र कहलाते हैं और वह प्रतिशत शूद्र विप्लव का बिगुल बजा देते हैं और उससे वैश्य युग को धराशायी कर कर पुनः एक नए युग की शूद्रों का सुव्यवस्थित समाज नहीं होने के कारण आखिरकार क्षत्रियों के हाथ में ही शासन की बागडोर आती है। तो ये समाज की व्यवस्था है, इनका संबंध जाति से नहीं, पूर्णतः आर्थिक और सामाजिक आर्थिक क्षमताओं से हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार
इन नामों से परिचित हो सकता है। शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, ये एक निश्चित कर्म है। नमस्कार।